जय भीम, नमो बुद्धाय। हाल ही में देश में जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी एक चरण बचा है, वो जो है 1 जून को होगा। महाराष्ट्र से जो चुनाव की शुरुआत हुई है, खास करके बताऊंगा कि पहले चरण में चुनाव जो है विदर्भ से स्टार्ट हुई है और 5 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। खास करके हम बात करेंगे जो है महाराष्ट्र के चुनाव की, ये जो बात करेंगे हम कि महाराष्ट्र में जो है आम्बेडकरी मूवमेंट का जो मतदाता है, इस मतदाता का रूप इस बार किसके ओर रहा, ये इसके ऊपर मैं हम खास करके बात करूंगा। मेरे साथ में जो है आम्बेडकरी मूवमेंट के जो कार्यकर्ता है, आम्बेडकरी विचारक है और राजकीय विश्लेषक भी है, दिनेश अंडर सहारे मेरे साथ में है, नागपुर के है। और साइड में जो बैठे हैं मेरे साथ में पत्रकार भीमराव लोनारे मेरे साथ में बैठे हैं। तो हम आज खास करके जो बात एक ही विषय पर करेंगे कि महाराष्ट्र का जो आम्बेडकरी मूवमेंट का जो कार्यकर्ता है, आम्बेडकरी मूवमेंट के जो मतदाता है, इनका रुख किस तरफ रहा, इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। मैं शुरुआती दौर में दिनेश अंडर सहारे साहब की तरफ में जाता हूँ। साहब, ये बताइए कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जो है यह आम्बेडकरी मूवमेंट का जो है ये गढ़ रहा है। यहीं से जो क्रांति हुई है, सारी क्रांति यहीं से हुई है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि आम्बेडकरी मूवमेंट की पार्टियां जो है यहाँ पर कमजोर होती दिखाई दे रही है। और खास करके इस बार जो है आम्बेडकरी मतदाता किसके तरफ गया है, आपको क्या लगता है? देखो, आम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाली जितने भी राजनीतिक दल है, वे अनेक गुटों में विभाजित होना, नेताओं का अहंकार, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की ओर जाए या इंडिया गठबंधन की ओर जाए, इस मुद्दे पर मत भिन्नता इत्यादि अनेक कारण हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र का जो प्रबुद्ध आम्बेडकरवादी वर्ग है वो एकजुट नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात ऐसी है कि 2014 और 19 में जब से भारतीय जनता पार्टी देश के केंद्र में बैठी, तब से एक विश्लेषण उभर कर सामने आया कि संविधान में निहित दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, कामगार, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग, खास करके महिलाओं के हक और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र को खतरे में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं भी हमको देखने को मिल रही है। इन तमाम चीज़ों से महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल ने संविधान व लोकतंत्र के समर्थन में बड़ी भूमिका नहीं ली। आम रिपब्लिकन जनता के अंदर में एक छोटा सा डर था कि अगर हमारे देश का संविधान, भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सरकार में आती है और वो बदल देती है, तो हमारे हक और अधिकारों का क्या, हमारे आरक्षण का क्या। और हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोगों ने, अगर हमको कोई पर्याय के रूप में हमारा कोई राजनीतिक दल मजबूत नहीं दिखाई देता, तो रिपब्लिकन जनता ने सीधा सीधा इंडिया गठबंधन की ओर जाना पसंद किया। लेकिन सर, आप ये बिल्कुल जो एक डर बताया गया है कि संविधान बदला जाएगा, इसी डर के कारण लोग जो है इंडिया आघाड़ी के तरफ में गए। वाकई में क्या संविधान बदला जाएगा? क्या संविधान का जो मूल ढांचा है ये वाकई में बदला जाएगा? देखिए, अब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े, अभी पूर्व सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह जी, अभी लोकसभा की मेरे ख्याल से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, छोटे कार्यकर्ताओं ने खुलेआम घोषणा की कि हमें बहुमत से तीसरी बार लोकसभा में पहुंचाओ, हम संविधान बदल देंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। दूसरी एक गंभीर घटना ये हुई इस देश के अंदर में कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय जी ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत देश का जो प्रियम्बल है, जिसमें समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये किस काम के, इसे बदल दिया जाए।
तो इतनी बड़ी घटना ये तो प्रमुखता से गिनाई जा सकती है। इसके अलावा अनेक कई घटनाएं हैं जो इस और इंगित कर रही थी सर, ठीक कि है। संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। बिल्कुल ये बात तो सही है, मगर ऐसा ही बार बार अपने को डर दिखाते गए, किसी ना किसी चीज का डर अगर मान लो दिखाते गए। यहाँ की जो मूल अम्बेडकरवादी जो पार्टियां है, बहुजन समाज पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, अन्य सारे जो गठ है, इनका भविष्य क्या रहेगा फिर? एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानकर जो राजनीतिक दल इस देश में, इस राज्य में काम कर रही है, उन लोगों ने आपसी मतभेद, अपना अहंकार छोड़कर एकजुट होकर संविधान व लोकतंत्र विरोधियों के खिलाफ में मोर्चा खड़ा करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, हमारे तमाम नेतागण अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के चलते अगर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते हैं, तो आम जनता को हम लोग मजबूर करते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की ओर चले जाए। सही बात कहा है अंडर सहारे जी ने कि जब तक यहाँ के जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जो नेता है एक जगह पर आके यहाँ पर राजनीति नहीं करते, तब तक के सफल नहीं बनेंगे। मैं भीमराव जी लोनारी की तरफ भी जाऊंगा। हमारे यहाँ के नागपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी इस महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर क्या आकलन रहा है कि उन्होंने भी घूमे हैं वो लोगों से, उन्होंने भी बात की है। लोनार जी, आपका भी स्वागत है। क्या बताओगे यहाँ पर जो खास करके मैं जो अम्बेडकरी जो यहाँ का मतदाता है, इसका रुख मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ में गया या वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ में गया कि और अन्य जो पार्टियां जी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, उनके साथ गई है, क्या आपका आकलन क्या है इसके ऊपर में, क्या बताओगे आप? मैं एक ही बताना चाहूंगा कि हमने 2019 का चुनाव बिल्कुल लोकसभा का, तब का माहौल अलग था और 2024 का जो माहौल है वो अलग है। अलग किस प्रकार से है? 2019 में जो अम्बेडकरी जो मतदाता थे, हाँ, उनका मतों का विभाजन हो गया था। नहीं, 2019 की बात कर रहा मैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा, 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने 41 लाख मतदान लिया था और बहुजन समाज पार्टी ने भी अच्छा खासा मतदान लिया था। तो ये कैसी है, अम्बेडकरी जो समाज का जो मतदान होता है उसका विभाजन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी। लेकिन इस बार का जो मतदाता है अम्बेडकरी, विशेष करके अम्बेडकरी मतदाता है, वो जागरूक हो गया है। ना वंचित के तरफ, ना बहुजन समाज पार्टी के तरफ, क्योंकि उनको मालूम है ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो कोई भी गठ रहे, इनके तरफ मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसी ठाम, यानी एक निष्ठ होकर इस बार का जो अम्बेडकरी मतदाता है वो इकट्ठा हुआ और हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है। संविधान बचाने के लिए अम्बेडकरी मतदाता इकट्ठा आए और महाविकास आघाड़ी, जो महागठबंधन हुआ है इंडिया आघाड़ी, उसके तरफ अम्बेडकरी मतदाता ने अपना मत दिया है, क्योंकि सबसे पहले संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा। बिल्कुल, संविधान का डर बार बार बताकर यदि जो अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग जो महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस के तरफ में अगर जाएंगे, तो यहाँ पर जो अम्बेडकरी जो पार्टियां जो है, फिर इसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि अम्बेडकर खुद के भरोसे यहाँ पर पार्टियां खड़ी होना चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा कि आपने 2024 के चुनाव में देखे प्रचार में कौन थे? रामदास आठवले, सुलेखाताई कुंभारे, जोगेंद्र कवाड़े, तो इनका ये जो थे ये बीजेपी के साथ में थे। बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे गठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजित दादा की तरफ थे, ये खुले तौर पे इन्होंने यानी प्रचार किए। तो इनका कितना असर गिरा इस चुनाव? लेकिन इनका असर भी दिखाई नहीं दिया। कारण क्या है? लोगों ने सोच लिया, जो अम्बेडकरी अनुयायी हैं,
अम्बेडकरी मतदाता है, उन्होंने सोच लिया कि हमें इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि हमें, फिर एक बार बोलूंगा, क्योंकि हमें अपना संविधान को बचाना है, यहाँ पर हमें अपना संविधान बचाना है। प्रकाश आंबेडकर साहब ने जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से यहाँ पर अपना स्वतंत्र वो चुनाव लड़े हैं। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में, जो पिछले बार में जो आंबेडकर साहब के पार्टी को जो 41 लाख वोटिंग मिला था, इस बार में क्या इजाफा होगा या कम? देखो, मैं प्रकाश आंबेडकर साहब जो है वो हमारे आदरणीय है, बिल्कुल, लेकिन 2024 का चुनाव जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने जब बोला था प्रकाश आंबेडकर साहब को कि हमारे साथ में आइए, हम आपको साथ में मिलके हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं किया। नागपुर में समर्थन दे रहे, अच्छा, हाँ, लेकिन रामटेक में उम्मीदवार दे रहे, और खुला में खुद लड़ रहे, गठबंधन में नहीं है। तो ये कैसी है, जो आंबेडकरी मतदाता है उनको कंफ्यूज करने का काम प्रकाश आंबेडकर साहब ने किया है। ऐसी ये मेरा वैयक्तिक मत है, एक पत्रकार करके बता रहा हूं मैं, क्योंकि कैसी है, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले तक ऐसे लगता था कि प्रकाश आंबेडकर साहब महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, सभी को लगता था, और काफी विश्लेषण भी इस पे हुआ है प्रकाश आंबेडकर साहब पे। बड़े बड़े जो विश्लेषक है, जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है, उन्होंने भी वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सर्वो है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब, उन पे चर्चा की है कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी उनकी महाविकास आघाड़ी में आए, समाविष्ट हुए, 9 सीटें दे, 4 सीटें दे, कोई भी सीटें दे, लेकिन वो चुन के आए रहते हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है। तो अकोला की क्या स्थिति रहेंगी प्रकाश आंबेडकर की इस बार अकोला में देखो, मैं बताना चाहूंगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुन के आएंगे। अकोला जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर लीड पे चलेंगे? नहीं, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, मतों का विभाजन हो गया, अकोला में मतों का विभाजन हो गया। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अगर गठबंधन किया रहता, तो आज वहां पे प्रकाश आंबेडकर साहब लाखों के मतों से चुन के आए रहते। तो प्रकाश आंबेडकर जी का अकोला में उतना खुद का पावर है, उसके बावजूद भी इस बार में उनको असफलता मिलेगी। पावर कौन सा है? बड़ी बड़ी जनसभाएं हमने देखी है। अभी राज ठाकरे का देखिए, राज ठाकरे साहब के जब ये रहती सभाएं रहती, उनमें लोग बहुत दिखाई देते, लेकिन वो मतों में परिवर्तित होना चाहिए ना। निश्चित रूप से सभाएं तो बड़ी होती है, मगर वोटों में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा ही कहना हमारे जो पत्रकार है भीमराव जी लोनारी का है। इसी विषय को लेकर हम दिनेश टंडन साहब से भी जानना चाहूंगा। साहब, आपका आकलन क्या रहेगा कि अकोला की जो सीट है वंचित बहुजन आघाड़ी की, प्रकाश आंबेडकर जी उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर में 5-6 सीट यहाँ पर चुन कर आएगी, ऐसा भी कहा गया है। आपका आकलन क्या कहता है एक राजनीतिक तौर पर? देखिए, मेरे आकलन की अपेक्षा हमने 2019 की पृष्ठभूमि में इसको देखना चाहिए। 2019 में आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी बनाई, और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उन्होंने लाखों लोगों की सभाओं को अरेंज किया। बिल्कुल। तब भी कांग्रेस और तमाम दलों ने बाला साहब अम्बेडकर के साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वो समझौता नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप बाला साहब अम्बेडकर जी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। 42 लाख के करीब उनके वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट मिला, 7.5% वोटिंग भी, और यह मतदान किसी भी राजनीतिक दल का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। ये उनका उत्साह बढ़ा, लेकिन परंतु उनके इस मतदान से कांग्रेस और राष्ट्रवादी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के 11 उम्मीदवारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 48 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त। तो माना गया कि ओवैसी साहब और बाला साहब अम्बेडकर जी ने मिलकर जो वोट काटा या वोट कटवा की भूमिका निभाई,
उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को लाभ मिला। अब आप देखिए कि 42 लाख वोट तुरंत 6 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 21 लाख पे आ गए, यानी 50% वोट में तब्दीली आ गई। तो हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आम जनता वो 2019 में ही संकेत दे रही थी कि बाला साहब आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लेना था, बिल्कुल आपने नहीं किया, इसलिए विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ नहीं। अब 2024 का जैसा ही चुनाव शुरू हुआ तो विपक्षी इंडिया गठबंधन अर्थात महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं को बाला साहब की अत्यंत आवश्यकता थी। उनको लग रहा था कि 8-10 सीटों पर हमारी सीटें बाला साहब की वजह से गिरती है, तो हमारे साथ ये आना चाहिए और हमने कुछ सीटें इनको देकर वंचित बहुजन आघाड़ी के भी उम्मीदवार चुनकर लाना चाहिए। किंतु जैसा 2019 में लोकसभा में विधानसभा में अंतिम समय तक बाला साहब अम्बेडकर जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ बातचीत करते रहे और अंतिम समय पर युति तोड़ी, वैसे ही 2024 में अंतिम समय तक उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ लगातार बात की। उन्होंने सबसे पहले शिवसेना के साथ सेना भवन में जाकर युति की, उद्धव ठाकरे जी के साथ में युति हुई। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ऑफर दिया कि आप शिवसेना और राष्ट्रवादी को छोड़ो, अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन की बंबई की बैठक में बाला साहब को सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया, उन्हें भाषण देने का मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने घर पर खाने पर बुलाया। इतना सब होने के बाद भी अंतिम समय पर उन्होंने इस युति से नकार कर दिया। क्या कारण क्या होगा, ऐसा ठोस कारण? इसके पीछे जैसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाला साहब अम्बेडकर जी यह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा सकते। 2024 के शुरुआती दौर में ही अनेक, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग जमीन पर उतर कर काम करते हैं, आप बहुत सीनियर है, विजय भाव को तो देखा है कि पूरा महाराष्ट्र उन्होंने शहर शहर जाकर पूरे चुनाव की रिपोर्टिंग की है। आप लोग जमीनी हकीकत बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आम आदमी ये चाह रहा था, या अम्बेडकरी आंदोलन का आदमी ये चाह रहा था कि बाला साहब 1-2 सीटों में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने मिलकर लड़ना चाहिए। सम्मान नहीं मिलता था उनको जैसा मीटिंग को बुलाए गए तो उनके जो नेता है उनको बाहर बिठाना 1-1 घंटा। ये जो महाविकास आघाड़ी के नेता है, ये वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं को सम्मान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने वंचित के प्रवक्ता ने जैसे ही बंबई की 7 स्टार होटल में ये कंप्लेंट की कि मुझे बाहर बिठाया गया, दूसरे दिन संजय राउत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये गलत स्टेटमेंट है, मेरे साथ खाना खाकर ये निकले, मेरे साथ खाना खाकर ये निकले हैं। तो ये जो दो विरोधाभासी स्टेटमेंट आते हैं, तो फिर संजय राउत सही बोल रहा है या वंचित बहुजन आघाड़ी सही बोल रही है? आम जनता को क्या कहना है कि तुमको खाना खाने बैठाया कि नहीं बैठाया, चेयर पे बैठाया कि नहीं बैठाया, उनको लगता है कि तो आठवले, तो कवाड़े, तो बाला साहेब अम्बेडकर, सुलेखा ताई, श्यामदादा गायकवाड़, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से काम करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उनको तुम्हारे छोटे छोटे अहंकारों से कोई लेना देना नहीं है। उनको महत्व का मुद्दा है कि मेरे देश का संविधान बचना चाहिए, और उसके लिए बाबा साहब के बच्चे अगर आपस में लड़ते हैं तो वो लोग अपने अपने नेताओं को छोड़कर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन से जो है इस बार जो चुनाव में जो है खास करके मतदाताओं का क्या रुख है, हमें अम्बेडकरी मतदाताओं का क्या रुख है, ये पहचानने में नेता कम गिरे, ऐसा लगता है? नहीं, हाँ, हमारे नेताओं को लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेने से पूरी जनता हमारे साथ आ जाएंगी, वो अपने आप में गिन लेते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली जो रिपब्लिकन जनता है, उसको इस देश के अंदर में प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, क्या लगता है, जागरूक माना जाता है। सर, इस बार में टोटल जो अम्बेडकरी मूवमेंट की जो पार्टियां मैदान में उतरी है, छोटी मोटी से लेके बड़ी तक की, वंचित बहुजन आघाड़ी तक के, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना ये वोटिंग अपने खाते में डाल सकेंगे, खास करके अम्बेडकरी मूवमेंट का? मुझे लगता है कि अभी 20-25 साल से महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है। रिपब्लिकन आंदोलन को समाप्त या उसको पीछे करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य महाराष्ट्र में नहीं कर पाई, पूरे देश में भी नहीं कर पाई।
उससे लोग नाराज थे। स्वाभाविक रूप से एक नए नेतृत्व की आशा थी। हाँ, और वंचित बहुजन आघाड़ी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से है, इसलिए माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोगों ने एज ए लीडर के रूप में स्वीकार किया। उनके अंदर कितना नेतृत्व गुण था, कितना त्याग था, समर्पण था, उनका कितनी गंभीरता से पढ़ाई थी, ये मुद्दे अलग। लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार के है करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के लोगों के मन में एक आदर का भाव था, स्वीकार किया। आनंदराज को भी स्वीकार करते हैं, भीमराव जी को भी स्वीकार करते हैं, रत्न को भी स्वीकार यह समाज करता है, क्योंकि एक हमारे आदर्श महापुरुष के परिवार से। बिल्कुल। वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे ही अपनी भूमिका लेती है, वो भूमिका हमेशा असमंजस में दिखाई देती है। अब एक बात बताइए कि आप कांग्रेस का इतना कड़वा विरोध करते हो और बिना मांगे नागपुर में आप कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दे देते हो, राष्ट्रवादी को बिना मांगे समर्थन दे देते हो। आपको भारतीय जनता पार्टी से संबंधित उम्मीदवार लोकसभा में लड़ने के लिए कैसा मिलते हैं? आपको रामटेक में चांदे कैसा मिला, भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का अध्यक्ष? आपके दो लोकसभा के उम्मीदवारों ने आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी की टिकट वापस ये बोलकर कि बाला साहेब माफ करा, यदि हम लोग ये चुनाव लड़ते हैं तो जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है और संविधान विरोधी लोग चुनकर आएंगे, और वो पाप या ये गलती हम नहीं करना चाहते। इसलिए बाला साहब के दो उम्मीदवारों ने उनकी टिकट वापस की। कई जिला अध्यक्षों ने पार्टी छोड़ी। अमरावती के जिला अध्यक्ष ने खास करके बताऊंगा, कई ऐसे उम्मीदवार, आपको पुणे का उम्मीदवार, आपका भिवंडी का साबरे जो उम्मीदवार है, भीड़े के साथ जो काम करते हैं, जो समाज विघातक लोग रहे हैं, उनके करीब रहने वाले लोग आपके पार्टी के उम्मीदवार कैसे मिल जाते हैं और आप उनका प्रचार करते हो। वहीं दूसरी ओर आप बंबई में उतरते ही एडवोकेट उज्जवल निकम जैसे लोगों ने संसद में जाना चाहिए ऐसी आप बयान देते हो, जहां आपका अपना वंचित का उम्मीदवार है। उसी क्षेत्र में कांग्रेस ने एक बौद्ध उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ दिया और आप समर्थन करते हो, अपना भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते, वर्षा गायकवाड़ का भी समर्थन नहीं करते, आप उज्जवल निकम का समर्थन करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। तो ये आपकी जो असमंजस की भूमिका है, उससे लोगों को निराशा है। आपकी जो विश्वसनीयता है, एक नेता की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता आपकी जनता के अंदर में नहीं है। आपने हमेशा अविश्वसनीय निर्णय लिए, अपने निर्णयों को बार बार बदला, और आपके निर्णय और बदलने वाले निर्णयों को जनता बेहतर तरीके से जानती है। इसलिए यह रिपब्लिकन जनता आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से सहार जी, जो आपने जो कहा है वो सही है। मैं लोनारी सर की तरफ में भी आऊंगा। क्या लगता क्या है सर, जो 2019 में जो हुआ, इस बार भी वही स्थिति वंचित बहुजन आघाड़ी की रही है। आगे का भविष्य क्या रहेगा आपकी विचारों से? वंचित बहुजन आघाड़ी का अभी विधानसभा चुनाव है। अभी अम्बेडकर ने अभी से कह दिया है कि कांग्रेस के साथ जाऊंगा, जाएंगे। अभी देखो ये समझ में नहीं आता। ये अभी देखो, अभी से उन्होंने एक बाड़ा साहब अम्बेडकर जी ने एक गुगली फेंक दी है कि मैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाऊंगा। कांग्रेस ने सतर्क होना चाहिए, जनता ने सतर्क नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सतर्क है नहीं, मैं और बताना चाहता। देखो, कंफ्यूजन की राजनीति कौन खेल रहा है महाराष्ट्र में, ये सबको मालूम है। आपको महाविकास आघाड़ी के आला नेताओं को पहले ही पता था कि बाला साहेब अम्बेडकर हमारे से गठबंधन नहीं करेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा, आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब जो है विधानसभा के चुनाव में, मैं लिख के दे रहा हूं, वो गठबंधन नहीं करेंगे, वो एकला चलो रहेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ। इसका जो असर है, जो पार्टी में काम करने वाले जो कार्यकर्ता रहते, जिनको ये उत्साह रहता कि नहीं गठबंधन होना चाहिए और गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए, तो इन कार्यकर्ताओं की निराशा फिर होगी। ये कैसी है निराशा, तो होना ही है, स्वाभाविक है। हमें संविधान बचाना है, एक तरफ हमें संविधान बचाना है। प्रकाश आंबेडकर साहब को भी मालूम है कि संविधान खतरे में है, इसके बावजूद भी वो
अम्बेडकरी, फिर एक बार मैं वही कह रहा, अम्बेडकरी जो मतदाता है उन्हें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अभी अम्बेडकरी मतदाता कंफ्यूज नहीं होंगे। विधानसभा के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के साथ अम्बेडकरी जनता रहेगी। तो फिर ऐसे से फिर जो खास करके अम्बेडकरी मूवमेंट की पार्टियां कैसे बढ़ेंगी, ये भी सवाल है। देखो मुझे क्या लगता है हमें कि तो खुद के भरोसे हमको पार्टी करना है और हमारे कुछ एमएलए चुनकर जाना चाहिए, ऐसा तमाम यहाँ के लोगों को भी लगता है कि हमारे जो खास अम्बेडकर को मानने वाले जो है वो विधानसभा में जाना चाहिए, वो लोकसभा में जाना चाहिए। क्योंकि मैंने भी तमाम लोगों से मैंने बात की है तो लोगों का भी कहना है कि बाकी कोई नहीं चुन के आए तो भी चलेगी, मगर बाला साहब अम्बेडकर लोकसभा में जाना चाहिए। क्योंकि बाला साहब अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी नेता है, वो समाज की बात अच्छे से वो लोकसभा में रख सकते हैं। ऐसे लोकसभा में जाकर जो नहीं, समाज की हमें बात रखना चाहिए। मैं कौशल साहब, मैं आपको और बताना बता सकते चाहता, हैं बाला नहीं, साहब मैं आपको बताना चाहता, हमें भी लगता है, मुझे वैयक्तिक लगता है कि आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब संसद में जाए और अम्बेडकरी समाज का नेतृत्व करे। हमें नहीं लगता क्या? फिर लोगों हमें 2019 में भी लगा, अभी भी लग रहा है लोगों में क्यों डर? हमें। नहीं, मैं क्या बोला, हमें लगा ना, हमें आज भी लगता है। ये लोगों ने क्यों नहीं, खौसे साहब, आज भी हमें लगता है। मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे आज भी लगता है ना कि आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब संसद में जाए, हमारी बाजू रखे, अम्बेडकरी समाज की बाजू रखे। तो फिर डर क्यों? संविधान का डर दिखा के आप दूसरे के पीछे क्यों जा रहे हैं? फिर ये संविधान का डर नहीं हम दिखा रहे हैं भाई साहब, खौसे साहब, संविधान का डर जो बना हुआ है, जो अभी वर्तमान सरकार है, यहाँ पर जनसंख्या अपनी उतनी है ना, अपनी जनसंख्या होने की बिखरी हुई है ना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे देखिए A to Z गट हुए हैं। बीएसपी जो था वो भी अभी महाराष्ट्र में खास दिखाई नहीं दे रहा है। हम वंचित बहुजन आघाड़ी पे विश्वास रखे, वो भी एक कंफ्यूजन की राजनीति वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से खेली जा रही। हम विश्वास किस पे रखे? हमें अपना संविधान बचाना है, इसलिए महाविकास आघाड़ी को हमने, महागठबंधन को हमने, इंडिया गठबंधन को अम्बेडकरी समाज ने समर्थन किया है। बोलिए सर, आप क्या कहेंगे? मुझे क्या लग रहा था कि मात्र कांग्रेस विरोध आपके मन में अचानक क्यों आ गया 2019 और 2024? बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कांग्रेस जलता घर है, और फिर अभी क्यों बोल रहे? एक मिनट, अभी क्यों बोले विधानसभा में? आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर 2 बार कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा पहुंचे। बिल्कुल, लोकसभा में भी पहुंचे। जब आप 2 बार कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा पहुंचे, तब आपको बाबा साहब आम्बेडकर ने जड़ता घर है बराबर नहीं था? हाँ, बराबर है। तब आपको याद नहीं था? तब कांग्रेस जलता घर नहीं दिखाई दिया, वो स्टेटमेंट पढ़ने में नहीं आया बाला साहब आम्बेडकर जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को? स्वाभाविक रूप से इसके पीछे एक लंबी राजनीति, और इस देश के अंदर में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाला जो मूवमेंट है वो खड़ा ना हो, इसके लिए अनेक लोग प्रयासरत हैं। कांग्रेस के साथ रिपब्लिकन जनता का कड़वा विरोध जग जारी है। जितना विरोध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जनता ने कांग्रेस का किया है, उतना विरोध आज तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। नहीं, बराबर है ना ये बात, लेकिन वर्तमान में क्या है? लेकिन हमारे नेताओं के ऊपर जो जिम्मेदारी थी कि वे हमको एक बेहतर पर्याय देते, वो पर्याय देने में हमारे नेता असफल है, और इसकी वजह से आम जनता को स्वयं निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता देश की जनता से इसलिए अलग है क्योंकि महाराष्ट्र में पढ़े लिखा वर्ग बड़े पैमाने पर है। महाराष्ट्र की जनता को प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, जागरूक वर्ग कहा जाता है, और महाराष्ट्र की जनता जब जब कोई संकट आता है तो अपना स्वयं निर्णय महाराष्ट्र की जनता एक लाइन बोलकर समाप्त करता हूँ। देखिए, बाला साहब ने न भाजपा के साथ स्पष्ट रूप से गए, न इंडिया गठबंधन के साथ गए। कवाड़े साहब, आठवले साहब, सुलेखाताई वगैरह वगैरह लोग खुलकर उन्होंने प्रचार किए, एनडीए के तरफ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर उन्होंने मानी। लेकिन महाराष्ट्र में एक महत्व की घटना घटी कि महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिजीवी, जिसमें हम अगर नागपुर में हैं तो थोरात साहब हो, इजेट खोब्रागडे जी हो, यशवंत मनोहर जी हो,
महाराष्ट्र के पूर्व महासंचालक सुराटकर साहब हो, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजय अपरांती हो, सुनील खोबरागड़े जैसे संपादक हो, विवेक मोरे जैसे हो, जयवंत हीरे जैसे लोग हो, और तमाम जितने भी बुद्धिजीवी IAS IPS IIS RS वर्ग के जो सेवानिवृत्त लोग हैं, ये तमाम लोग श्यामदादा गायकवाड़ के नेतृत्व में बैठे और उन्होंने तय किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक हम एक बड़ा पर्याय देंगे। तो ये जितनी जंग लगी हुई पार्टियां हैं, इसको हम आग की भट्टी में डालेंगे और इसमें से फिर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो पार्टी, जो कार्यकर्ता, जो कार्यक्रम अपेक्षित था वो हम तैयार करेंगे। और इसकी प्रक्रिया उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू कर दी है। हो सकता है वो किसी नए राजनीतिक दल का उगम हो, नए राजनेता का उगम हो, लेकिन महाराष्ट्र में इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जितना भी कार्यकर्ता है, जो निराश था, जो थोड़ा सा दबा था, जिसके मन में डर था कसं होईल बाबासाहेबांचं आंदोलन, जो रोता है, जो हमारा बुजुर्ग आदमी घर में बैठकर विजय भाऊ जो प्रश्न पूछ रहे, वो प्रश्न उनके मन के प्रश्न है, वो उनकी इच्छा है, उनकी वो तीव्रता है कि समाज का कैसा होगा, नेता का कैसा होगा, हमारा मूवमेंट कैसा खड़ा होगा। तो उसको हमको रीऑर्गेनाइज करना होगा और वो करने के लिए हम में से तमाम लोगों ने अपने अपने छोटे मोटे अहंकार को छोड़कर अभी जो एक गठबंधन बना है, जिसमें कहते संसारे जी का जो बच्चा है, उनका जो ग्रुप है, ऐसे तमाम लोग हैं, नागपुर से छायाताई खोबरागड़े वगैरह जो लोग हैं, ऐसे तमाम लोग उस प्रागतिक रिपब्लिकन फ्रंट के नाम के नीचे तय अभी जमा हुए हैं और जल्द ही वो ये लोकसभा खत्म होते ही एक नई भूमिका हम लोगों के सामने आपने जो कहा है, ऐसा अगर होता है तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर ये महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरवादियों को मिलेंगे। लोनार जी, ये सारी तमाम जो नेता है, खास करके अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता है, जैसा सहारे जी ने जो बताया, ऐसा होने के लिए आपका क्या, मुझे सब लोग एक जगह पर आएंगे, मूवमेंट को बढ़ाएंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसमें से कुछ लोग अपने खास करके अपने लोग चुनकर आएंगे, इसके संदर्भ में आप तमाम जो आला नेताओं को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किए। मेरा फिर एक बार मैं बोलना चाहूँगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब आम्बेडकर जी ने निर्माण की हुई एक पार्टी है। सभी रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी यानी गठ है, वो सबने अभी 2024 में अभी जो विधानसभा का चुनाव इकट्ठा आना चाहिए। और अम्बेडकर मैं बताना चाहता ना, यानी रिपब्लिकन पार्टी के जितने यानी बिखरे हुए जो गठ है वो इकट्ठा आना चाहिए। उसी प्रकार BSP, वंचित बहुजन आघाड़ी, इन्होंने भी इकट्ठा आना चाहिए और अपना एक नेता चुनना चाहिए। और ये तीनों ने यानी वंचित बहुजन आघाड़ी, BSP, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सभी गठ इन्होंने सब इकट्ठा आकर एक अपनी तीसरी आघाड़ी तैयार करना चाहिए। देखिए कैसी बदलाव नहीं आता, मुख्यमंत्री अम्बेडकरी समाज का बनेगा। एक प्रैक्टिकल करके देखो आप, प्रैक्टिकल करके देखो। वर्चस्व का जो लड़ाई रहती है यहाँ पर, इसका मुखिया कौन बनेगा, इसके ऊपर भरोसा नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसे में क्या ये संभव है? लोनारी जी की भावना बहुत सुंदर है, भावना सुंदर है, बहुत अच्छी है। 1960 में जैसे महाराष्ट्र का गठन हुआ, महाराष्ट्र राज्य का, विपक्षी दल पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विधायक है ना। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि बाबा साहब द्वारा अपेक्षित जो हमको संगठन दिया है, हमको हमारे मन से कौन नेता होगा ये महत्वपूर्ण नहीं। रिपब्लिकन पार्टी का नेता अगर कल चल के भीमराव लोनारे जी बनता है 4 साल के लिए, तो फिर से वो आंतरिक चुनाव होंगे, उसके बाद विजय खौसे बनेंगे, उसके बाद हो सकता है कि कोई और तीसरा बनेगा। हमको तो अहंकार से दूर हटना है, हमको तो मूवमेंट खड़ी करना है। हमारे आम जनता नहीं चाहती कि वो कवाड़े को खड़ा करे, वो आठवले को खड़ा करे, वो सुलेखा ताई को खड़ा करे, वो श्यामदादा को खड़ा करे, वो प्रकाश अम्बेडकर को खड़ा करे, वो मायावती को खड़ा करे। वो चाहती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट खड़ा, और उसके लिए हम और एकजुट होना। मैं एक बोलना चाहूंगा कि देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी ऐसी यानी वो भी एक चुनकर गए थे, मालूम है ना,
लेकिन वो समाज के लिए लड़े, हम अपने लिए क्यों लड़े? हमने भी, हमारे नेताओं ने, जो नेता जो है अलग अलग गटों में जो बटे हुए नेता है हमारे, उनको मेरी एक ही विनती है, अगर तुम सच्चे अगर बाबा साहब के अगर अनुयायी होगे तो बाबा साहब के मूवमेंट को 2024 में अभी विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है सबने इकट्ठा आना चाहिए। उसमें बीएसपी, वंचित बहुजन आघाड़ी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी गट इकट्ठा आके एक तीसरी आघाड़ी तैयार करो और महाराष्ट्र का चित्र बदल दो। ये मेरा एक विनंती है, आग्रह है सभी अम्बेडकरी नेताओं को। जो दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी से यहाँ पर बात की है कि जो रिपब्लिकन मूवमेंट के नेताओं में जो अहंकार है वो अहंकार छोड़ देना चाहिए, और जो अपनी रिपब्लिकन मूवमेंट की जो पार्टियां है, जैसे सभी पार्टियां है, वो भी अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के एक जगह पर आकर जो है फिर से यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में खास करके इस मूवमेंट को प्रैक्टिकल करना चाहिए। हाँ। और ऐसा ये जो पैटर्न है ये पूरे देश में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो है ये क्रांति भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ पर दीक्षा भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही से धम्म की क्रांति की थी। ऐसे ही एक क्रांति है, राजनीतिक क्रांति जो है ये अपेक्षित है, हमारे दोनों वक्ताओं को अपेक्षित है। अगर यदि मान लो ऐसा नहीं होता, यदि 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता तो इसके भी परिणाम जो है विपरीत हो सकते हैं। इस वक्त आपने अभी 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है और 4 जून को यहाँ पर देश का रिजल्ट आने वाला है, और खास करके महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आता है ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम जो यहाँ की जो अम्बेडकरी मूवमेंट की जो पार्टियां है कितना प्रतिशत लेती है, पिछले बार में कितना लिया था, इस बार कितना लेंगे, ये भी बहुत जानने लायक है और सभी की नजरें भी इसके ऊपर में लगी है। मैं एक बोलना चाहूंगा, मेरे यानी मैं एक पत्रकार हूँ और अम्बेडकरी समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं एक विनंती करना चाहूंगा, मैं अम्बेडकरी समाज को मैं एक विनंती करना चाहूंगा, नेताओं को एक विनंती करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सब गट तट जो है और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सब नेताओं ने एक मेरी विनंती है, एक पत्रकार की एक विनंती है कि आप इकट्ठा आइए। 2024 का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाइए। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री अम्बेडकरी समाज का बन के रहेगा। यही मेरी अम्बेडकरी समाज के सभी नेता जो है उनसे मेरी विनंती है। तो दोस्तों, चर्चा कैसी लगी निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इस चर्चा को शेयर करिए ताकि ये जो तमाम हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता है वो भी सुन सके। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।